जरा एक स्थिति पर विचार किया जाए। एक साधारण सी तस्वीर में मौजूद एक इंसान की नजरों की दिशा ये तय कर रही है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस का कर्सर कहाँ जाएगा और कौन सा बटन क्लिक होगा। बिल्कुल। और मतलब ये कोई हैकिंग नहीं है, ये पूरी तरह से डिजाइन का मनोविज्ञान है। राइट। तो इस डिप डाइव में स्वागत है। आज की ये चर्चा उन सभी के लिए एक मास्टर क्लास होने वाली है जो उन डिजाइन के क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, या फिर जो इस क्षेत्र की गहराइयों को, मतलब इसकी तकनीकी बारीकियों को सच में समझना चाहते हैं। सही कहा। आज जिस स्रोत सामग्री को हम डिकोड कर रहे हैं वो डिजाइन यूजर इंटरफेस नामक एक बहुत ही बेहतरीन किताब के चैप्टर 21 फोटोज पर पूरी तरह से आधारित है। और आज का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि किसी भी ऐप या वेबसाइट के इंटरफेस में तस्वीरों का इस्तेमाल सिर्फ सजावट के लिए नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता। इसे हम तकनीकी और मनोवैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोणों से परखने वाले हैं। लेकिन चर्चा की गहराइयों में जाने से पहले एक बेहद जरूरी जानकारी साझा करना आवश्यक है। हाँ, वो लिंक वाली बात, राइट? हाँ, जिस किताब पर ये पूरी चर्चा आधारित है उसका नाम है डिजाइन यूजर इंटरफेस। जो भी इस विषय में और गहरी जानकारी पाना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है https:/hype4academy.gumroad.com/uibook। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस किताब के लिंक के QR कोड को स्कैन करके ये किताब आसानी से खरीदी जा सकती है। बिल्कुल। और भविष्य में ऐसे ही और अधिक टेक्निकल डिजाइन ब्रेकडाउन्स और करियर बिल्डिंग कंटेंट पाने के लिए इस शो को जरूर फॉलो करें। तो चलिए इस दिलचस्प विषय को खोलते हैं। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ डिजिटल डिजाइन बहुत ही मशीन जैसे, मतलब बहुत ही सादे और ठंडे होते हैं। हाँ, एकदम नीरस से लगते हैं वो। इंसानी और जीवंत लगने लगता है। मैं बस ये सोच रहा था कि इसके पीछे का विज्ञान आखिर क्या है। तो मशीन जैसे दिखने वाले सादे इंटरफेस को जीवंत बनाने का ये जो तरीका है ना, इसके पीछे एक पूरा ऐतिहासिक बदलाव है। अगर हम डिजिटल डिजाइन के सफर को देखें तो 2000 के दशक की शुरुआत में स्टॉक तस्वीरों का एक बहुत ही अजीब सा दौर था। अरे हाँ, वो नकली और बनावटी सी तस्वीरें मुझे अच्छे से याद है। राइट। उन तस्वीरों को कोई नहीं भूल सकता। मतलब एक ही मुस्कुराती हुई सुनहरे बालों वाली लड़की की तस्वीर शैम्पू के विज्ञापन में भी दिख जाती थी। हाँ, और वही सॉसेज के पैकेट में भी होती थी। बिल्कुल। और तो और किसी कॉर्पोरेट बैंक की वेबसाइट पर भी वही कृत्रिम मुस्कान लिए खड़ी होती थी। वो तस्वीरें बहुत ही स्टेज्ड लगती थी। मतलब वो साफ पता चलता था कि नकली हैं। हाँ, क्योंकि उनमें इस्तेमाल की गई रोशनी स्टूडियो की होती थी और इंसान के चेहरे के भाव पूरी तरह से नकली होते थे। इंसान का दिमाग नकली चीजों को तुरंत पहचान लेता है। राइट। हमारा दिमाग बहुत तेज है इस मामले में। इसी वजह से वो डिजाइन कभी भी यूजर्स के साथ एक सच्चा भावनात्मक जुड़ाव नहीं बना पाते थे। लेकिन आज हालात बदल गए हैं। अनस्प्लैश और पेक्सल्स जैसी वेबसाइट्स ने इस परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। अच्छा, वो फ्री फोटो वाली साइट्स। हाँ, ये प्लेटफॉर्म्स उच्च गुणवत्ता वाली बिल्कुल यथार्थवादी, मतलब रियलिस्टिक तस्वीरें मुफ्त में देते हैं, जिनमें असली परछाइयां, असली लोग और असली भावनाएं होती हैं। अरे वाह। और जब बैकग्राउंड में इन प्राकृतिक लगने वाली तस्वीरों का सही से इस्तेमाल किया जाता है तो प्रोडक्ट में एक तरह की इंसानियत आ जाती है। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बहुत ही साफ सुथरे सफेद लेकिन नीरस से अस्पताल के कमरे में कोई एक असली और हरा भरा पौधा लाकर रख दे। क्या बात है, बहुत ही सटीक उदाहरण है। अचानक से वो उबाऊ कमरा जीवित और सकारात्मक लगने लगता है। इंटरफेस में एक अच्छी तस्वीर ठीक यही काम करती है। वो उस डिजिटल अस्पताल को एक घर में बदल देती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये हरा पौधा रखने का भी कोई तकनीकी तरीका होना चाहिए। हर जगह बेतरतीब तरीके से पौधे रख देने से तो बात नहीं बनेगी। यहीं पर एक डिजाइनर की समझ की परीक्षा होती है। बैकग्राउंड तस्वीरों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग अक्सर इन्हें बिना सोचे समझे, मतलब महज खाली जगह भरने के लिए चुन लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि वहां जगह खाली है। हाँ, और जब बिना किसी उद्देश्य के तस्वीरें डाली जाती हैं तो पूरा प्रोडक्ट बहुत ही अस्त व्यस्त या क्लटर दिखने लगता है। हर तस्वीर का अपना एक कलर पैलेट होता है, अपना एक शोर या विजुअल नॉइज होता है। विजुअल नॉइज मतलब तस्वीर में बहुत सारी चीजें होना। बिल्कुल। अगर कोई तस्वीर प्रोडक्ट के मुख्य रंगों के साथ मेल नहीं खाती तो वो स्क्रीन की पूरी लय को बिगाड़ देती है। तस्वीर का काम प्रोडक्ट के मुख्य संदेश को सहारा देना है, न कि यूजर का ध्यान भटकाकर खुद को दिखाना। तो इसका अर्थ ये हुआ
कि सही तस्वीर चुन लेना केवल आधी लड़ाई जीतना है। एकदम सही कहा। लेकिन जब ये तय हो गया कि एक प्राकृतिक और सुंदर तस्वीर इंटरफेस को जीवंत बना रही है, तो सबसे बड़ा विरोधाभास पैदा होता है। वो विरोधाभास है उस तस्वीर पर टेक्स्ट कैसे लिखा जाए। ये सबसे आम सवाल है जो नए डिजाइनर्स के सामने आता है। क्योंकि एक रंग बिरंगी असली तस्वीर के ऊपर सफेद या काले रंग का टेक्स्ट पढ़ना तो मतलब आंखों के लिए एक सजा हो सकती है। कंट्रास्ट की कमी से शब्द तस्वीर के रंगों में ही खो जाएंगे। यही तो टेक्स्ट की रीडेबिलिटी यानी पढ़ने योग्यता को बरकरार रखना ही एक डिजाइनर की सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती है। जब कोई शब्द किसी तस्वीर के ऊपर रखा जाता है तो सबसे आम और कारगर समाधान है कलर ओवरले का इस्तेमाल करना। कलर ओवरले? जी, ये कैसे काम करता है? इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा है। ये तस्वीर और टेक्स्ट के बीच एक परत बनाने जैसा है। आसान शब्दों में कहें तो तस्वीर को थोड़ा गहरा या डार्क करना। ज्यादातर मामलों में 50 से 80% ओपेसिटी वाला काले रंग का ओवरले किसी भी तस्वीर पर टेक्स्ट को आसानी से पढ़ने योग्य बना देता है। 50 से 80% मतलब उसे काफी डार्क कर देना। हाँ, ओपेसिटी को ऐसे समझा जा सकता है जैसे किसी तस्वीर के ऊपर एक काले रंग का पारदर्शी शीशा रख दिया गया हो। लेकिन एक और उन्नत तरीका भी है। वो क्या है? सिर्फ ठोस काला रंग इस्तेमाल करने के बजाय प्रोडक्ट के प्राइमरी रंग को डार्क ग्रे के साथ मिलाकर ओवरले बनाया जाना चाहिए। अच्छा, तो ब्रांड का रंग भी उसमें शामिल हो जाता है? बिल्कुल। ऐसा करने से वो तस्वीर उस विशिष्ट ऐप या वेबसाइट के बटनों और आइकॉन के साथ पूरी तरह घुल मिल जाती है, मानो वो उसी दुनिया का हिस्सा हो। एक सेकंड रुकिए, इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि अनस्प्लैश्ड से एकदम प्राकृतिक और शानदार रोशनी वाली तस्वीर लानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल लानी चाहिए। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि उस पर 80% काले रंग का पारदर्शी शीशा या ओवरले थोप दिया जाए। क्या ये एक डिजाइनर के लिए अजीब नहीं है? अजीब क्यों लगेगा? क्योंकि क्या ये उस खूबसूरत तस्वीर की सुंदरता की हत्या करने जैसा नहीं है? जिस रोशनी और रंगत के लिए उस तस्वीर को चुना गया था, उसे तो हमने अंधेरे में धकेल दिया। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन यही कला और यूजर अनुभव मतलब यूएक्स के बीच का सबसे बड़ा और बुनियादी अंतर है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, कला का उद्देश्य खुद को प्रदर्शित करना होता है, लेकिन एक अच्छी डिजाइन का मुख्य लक्ष्य जानकारी को यूजर तक पहुंचाना है। अगर तस्वीर बहुत सुंदर है लेकिन कोई भी यूजर उस पर लिखा बाय नाउ या रीड मोर का टेक्स्ट ही नहीं पढ़ पा रहा, तो वो डिजाइन पूरी तरह से फेल है। राइट, मतलब अगर खरीद ही नहीं पाया तो डिजाइन का क्या फायदा? बिल्कुल। एक डिजिटल प्रोडक्ट कोई आर्ट गैलरी नहीं है, वो एक उपकरण है। एक डिजाइनर को हमेशा सौंदर्य को कार्यक्षमता यानी फंक्शनैलिटी के साथ संतुलित करना पड़ता है। तो मतलब फंक्शनैलिटी हमेशा ऊपर रहेगी? 100%। तस्वीर का काम केवल एक माहौल या संदर्भ तय करना है, लेकिन टेक्स्ट वह मुख्य मार्ग है जिस पर चलकर यूजर अपना काम पूरा करेगा। कार्यक्षमता हमेशा सुंदरता से ऊपर ही रहेगी। ये नजरिया बिल्कुल स्पष्ट है। उपकरण के तौर पर जानकारी को प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए, लेकिन क्या हमेशा पूरी तस्वीर को ही डार्क करना जरूरी है? नहीं, हमेशा नहीं। मान लिया जाए कि टेक्स्ट केवल तस्वीर के किसी एक छोटे से हिस्से में है, जैसे बिल्कुल नीचे या किनारे पर, तब पूरी तस्वीर को धुंधला करना तो समझदारी नहीं होगी, है ना? एकदम सही सवाल है। उस स्थिति के लिए पूरी तस्वीर को डार्क करने के बजाय ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट का उपयोग किया जाता है। ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट, ये क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब है रंगों का एक ऐसा बहाव जो एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु तक धीरे धीरे बदलता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे ऊपर से नीचे की तरफ धीरे धीरे धुंध या फॉग गहरी होती जा रही हो। अच्छा, तो मतलब एक तरफ से साफ और दूसरी तरफ से डार्क। हाँ, मान लीजिए कि टेक्स्ट तस्वीर के निचले हिस्से में है, तो एक ऐसा ग्रेडियंट बनाया जाता है जो तस्वीर के ऊपरी हिस्से में शून्य ओपेसिटी यानी पूरी तरह पारदर्शी हो और नीचे आते आते 100 ओपेसिटी का हो जाए। तो इससे रंग कैसा दिखता है? इसमें दोनों रंग प्रोडक्ट के प्राइमरी रंग से ही चुने जाने चाहिए, बस उनकी ब्राइटनेस को -30 तक कम कर देना चाहिए। -30? ओके, तो इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि तस्वीर का ऊपरी और बड़ा हिस्सा अपनी पूरी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साफ दिखता है, और नीचे जहाँ टेक्स्ट है वहाँ इतना कंट्रास्ट मिल जाता है कि शब्द आसानी से पढ़े जा सकें। ग्रेडियंट का ये इस्तेमाल एक बहुत ही संतुलित तरीका लगता है, मुझे ये काफी पसंद आया। लेकिन कई बार डिजाइन में
तस्वीर के ऊपर कोई आइकॉन या कोई मुख्य बटन भी तो लगाना होता है। हाँ, बिल्कुल लगाना होता है। एक बटन को तो ग्रेडियंट के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, उसे तो स्क्रीन पर बिल्कुल अलग और साफ दिखना चाहिए। सही कहा। आइकॉन या बटन को स्पष्ट दिखाने के लिए हार्ड ओवरले की तकनीक अपनाई जाती है। हार्ड ओवरले, ये ग्रेडियंट से कैसे अलग है? इसका सीधा सा मतलब है कि टेक्स्ट या आइकॉन के ठीक नीचे एक ओपेक यानी अपारदर्शी आयत जोड़ देना। ये ग्रेडियंट की तरह धुंधला नहीं होता, बल्कि इसकी सीमाएं बिल्कुल स्पष्ट होती हैं। मतलब एक सॉलिड बॉक्स जैसा। हाँ, बिल्कुल। ये आयत या तो स्क्रीन के किनारों से फिक्स किया जा सकता है, जिससे डिजाइन में कोई अतिरिक्त लाइन ना बने, या फिर ये तस्वीर के ऊपर फ्लोटिंग अवस्था में भी रखा जा सकता है। फ्लोटिंग, जैसे कोई कार्ड तस्वीर के ऊपर तैर रहा हो। एकदम सही। ये सुनिश्चित करता है कि चाहे बैकग्राउंड तस्वीर में कितनी भी विजुअल नॉइज क्यों ना हो, उसके ऊपर का आइकन हमेशा एक सुरक्षित और स्पष्ट घेरे में रहेगा। टेक्स्ट और ओवरले की इन तकनीकी परतों को समझने के बाद अब चर्चा को थोड़ा पीछे ले जाकर उस स्रोत पर आते हैं जहां से ये सब शुरू होता है। बिल्कुल, बताइए। ये तय करना बहुत जरूरी है कि डिजाइन में लगाई जाने वाली वो तस्वीरें असल में कैसी होनी चाहिए और उन्हें कहां से लाया जाए। क्या हर बार अनस्प्लैश जैसी साइट्स पर जाना ही एकमात्र विकल्प है? इस किताब डिजाइन यूजर इंटरफेस के चैप्टर 21 में एक बहुत ही स्पष्ट नियम दिया गया है, और वो है डू इट योरसेल्फ, यानी DIY। अपनी तस्वीरें खुद लेना सबसे बेहतरीन विकल्प है। खुद तस्वीरें लेना? लेकिन हर कोई फोटोग्राफर तो नहीं होता। वो सच है, लेकिन अगर लक्ष्य ये है कि डिजाइन बिल्कुल यूनिक लगे और उसमें एक वास्तविक प्रोफेशनल झलक हो, तो लोकप्रिय फ्री स्टॉक कैटलॉग पर पूरी तरह निर्भर रहना बंद करना होगा। इसका एक बहुत ही मशहूर उदाहरण है। वो कौन सा? अगर लोकप्रिय फ्री साइट्स पर जाकर UX या डिजाइन सर्च किया जाए, तो अल्वारो रेस नाम के फोटोग्राफर की खींची हुई एक तस्वीर सबसे ऊपर आती है। उस तस्वीर में लकड़ी की एक टेबल है जिस पर कुछ वायर फ्रेम्स, एक मैकबुक और एक कॉफी का कप रखा है। अरे हाँ, वो तस्वीर तो मैंने भी देखी है। वो तो लगभग हर दूसरे पोर्टफोलियो, ब्लॉग पोस्ट और डिजाइन आर्टिकल में दिख जाती है। हाँ, और वो एक विजुअल क्लीशे बन चुकी है। राइट, मतलब वो इतनी आम हो गई है कि अब उसका कोई असर ही नहीं रहा। और यही सबसे बड़ी समस्या है। जब एक ही तस्वीर हजारों अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हो चुकी होती है, तो उसे देखते ही नया प्रोजेक्ट भी आम, उबाऊ और सस्ता लगने लगता है। ये तो ब्रांड के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं। यूजर का अवचेतन मन उस तस्वीर को पहचान लेता है और प्रोडक्ट की विश्वसनीयता कम हो जाती है। इसलिए खुद की तस्वीरें लेना सबसे अच्छा है। और अगर खुद तस्वीरें लेना संभव ना हो तो कम से कम ऐसी स्टॉक तस्वीरें खोजी जानी चाहिए जो बिल्कुल ही अलग हो और प्रोडक्ट के विशिष्ट कॉन्टेक्स्ट से मेल खाती हो। वो महज एक सुंदर तस्वीर नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे उस ब्रांड की कहानी कहनी चाहिए। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आप बाजार से पैकेट बंद मशीन में पिसे हुए मसाले लाकर खाना बनाने के बजाय घर पर अपने हाथों से मसाले पीसकर भोजन तैयार कर रहे हो। वाह, ये एनालॉजी तो बहुत ही शानदार है ना? घर पर पीसे हुए मसालों की खुशबू और स्वाद बिल्कुल अलग होता है। जब कोई अपनी खींची हुई तस्वीर इस्तेमाल करता है तो उस प्रोजेक्ट में जो भावनात्मक जुड़ाव बनता है वो पूरी तरह से प्रामाणिक होता है। और ये प्रामाणिकता सबसे ज्यादा तब जरूरी होती है जब बात इंसानी चेहरों की हो। जैसे जब कोई प्रोफाइल स्क्रीन, फ्रेंड लिस्ट या टेस्टिमोनियल सेक्शन डिजाइन किया जा रहा हो। हाँ, वहाँ तो चेहरे बहुत जरूरी हैं। आजकल डिजाइन टूल्स में ऐसे ढेरों प्लगइन्स आते हैं जो एक क्लिक में स्क्रीन को नकली AI जनरेटेड चेहरों या रैंडम स्टॉक चेहरों से भर देते हैं। हाँ, मैंने देखे हैं वो प्लगइन्स। काम बहुत जल्दी हो जाता है उनसे। जल्दी में ये रास्ता बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके बजाय खुद की, अपने दोस्तों की या परिवार वालों की तस्वीरें लगानी चाहिए। अपने दोस्तों की? क्यों? क्योंकि जब एक डिजाइनर स्क्रीन पर अपने परिचितों के नाम और चेहरे देखता है, तो वो अनजाने में ही उस डिजाइन के हर एक पिक्सल को और बेहतर और ज्यादा जिम्मेदार तरीके से बनाने की कोशिश करता है। ये तो बहुत ही मनोवैज्ञानिक बात है। व्यक्तिगत तस्वीरें चुनने का ये सिद्धांत तो समझ आ गया, लेकिन जब एक कैमरे से तस्वीर खींची जाती है तो वो हमेशा एक कठोर आयत या चौकोर रूप में होती है। हाँ, कैमरा के सेंसर्स इसी तरह काम करते हैं। राइट, लेकिन आज के ऐप्स इतने कठोर नहीं होते। उनमें गोल अवतार होते हैं, मुलायम किनारे होते हैं। तो एक डिजाइनर के सामने अगली चुनौती ये आती है
कि उन चौकोर तस्वीरों को डिजाइन के विभिन्न आकारों में कैसे ढाला जाए ताकि वे इंटरफेस का प्राकृतिक हिस्सा लगें। इस प्रक्रिया को डिजाइन की भाषा में मास्किंग कहा जाता है। मास्किंग? हाँ, मास्किंग वो तकनीकी प्रक्रिया है जिसमें एक चीज को, जैसे कि एक चौकोर फोटो को, किसी दूसरे आकार की सीमाओं में कैद किया जाता है। आसान शब्दों में ये तस्वीर को एक ऐसे सांचे में ढालना है जो उसे मनचाहा आकार दे दे। अच्छा, तो मतलब फोटो को किसी गोल फ्रेम में फिट कर देना। बिल्कुल, क्योंकि कैमरे हमेशा चौकोर तस्वीरें ही देते हैं, इसलिए उन्हें डिजिटल दुनिया में गोल या किसी और रूप में दिखाने का एकमात्र तरीका मास्किंग ही है। कौन से आकार सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं? मोबाइल ऐप्स के डैशबोर्ड में आमतौर पर आयत, वर्ग और अंडाकार आकारों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये लेआउट को एक सुरक्षित और व्यवस्थित ढांचा देते हैं। लेकिन वेब डिजाइन और लैंडिंग पेजों पर आजकल एक अलग ही चलन देखने को मिल रहा है। वो क्या है? वहाँ असमान आकार, जिन्हें ऑर्गेनिक ब्लॉब्स कहा जाता है, उनका खूब इस्तेमाल हो रहा है। ऑर्गेनिक ब्लॉब्स? ये ऑर्गेनिक ब्लॉब्स का मनोविज्ञान क्या है? लोग सीधे साधे आयत छोड़कर इन असमान और टेढ़े मेढ़े आकारों की तरफ क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे ज्यामिति और मनोविज्ञान का गहरा संबंध है। इंसान के आसपास की प्राकृतिक दुनिया में, जैसे पेड़, बादल, इंसान के चेहरे, कुछ भी एकदम परफेक्ट आयत या वर्ग नहीं होता। हाँ, प्रकृति में सीधी रेखाएं तो नहीं होती। सही कहा। पूर्ण रूप से सीधी लाइनें केवल मशीनों और इमारतों में पाई जाती हैं। जब लैंडिंग पेज पर इन ऑर्गेनिक ब्लॉब्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो डिजिटल स्क्रीन अचानक से ज्यादा प्राकृतिक, दोस्ताना और इंसानी लगने लगती है। मतलब वो मशीन जैसी फीलिंग खत्म हो जाती है। बिल्कुल, ये कठोर कॉर्पोरेट ढांचे को तोड़कर एक नरम और सुलभ अनुभव देता है। आकारों का ये खेल वाकई दिलचस्प है, लेकिन सिर्फ आकार बदल देने से तो एक तस्वीर पूरे ऐप का हिस्सा नहीं बन जाती। वो कैसे? मान लीजिए कि ऐप की थीम पूरी तरह से नीले रंग की है और उसमें एक ऐसी तस्वीर मास्क करके डाल दी जाए जो बहुत ज्यादा पीले या लाल रंग की है, तो वो तस्वीर तो अलग से चिपकाई हुई ही लगेगी। इसी समस्या को सुलझाने के लिए बेसिक कलर करेक्शन की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका नियम बहुत ही सूक्ष्म लेकिन प्रभावी है। क्या नियम है? अगर डिजाइन में कोई विशेष रंग प्राइमरी है, मान लिया जाए कि पूरा ऐप नीले रंग की थीम पर आधारित है, तो जो भी तस्वीरें उस डिजाइन में डाली जाती हैं, और यहाँ तक कि बैकग्राउंड में दिखने वाले मैप्स पर भी 2 से 3% ओपेसिटी का एक हल्का नीला ओवरले डाल दिया जाता है। एक सेकंड रुकिए, सिर्फ 2 से 3%? क्या ये महज एक मजाक नहीं है? मजाक? बिल्कुल नहीं। मतलब एक आम इंसान जो सिर्फ ऐप पर अपनी कैब बुक कर रहा है या खाना ऑर्डर कर रहा है, उसे क्या सच में फर्क पड़ता है कि तस्वीर पर 2% नीला रंग है या नहीं? क्या इंसान की आंखें इतनी बारीक चीजें पकड़ भी पाती हैं? यही तो बात है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि इंसान का भौतिक विज्ञान कैसे काम करता है। अच्छा? असल दुनिया में जब हम किसी जंगल में होते हैं, तो पत्तों से टकराकर आने वाली रोशनी हर चीज पर एक हल्का हरा प्रभाव डालती है। इसे एम्बिएंट लाइट कहते हैं। डिजिटल स्क्रीन पर ये 2% का ओवरले उसी एम्बिएंट लाइट की नकल करता है। ओहो, मतलब वो एक माहौल बना देता है। बिल्कुल। यूजर सचेत रूप से अपनी आंखों से इस 2% के बदलाव को कभी नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन उसका अवचेतन मन इसे तुरंत पढ़ लेता है। वो हल्का सा फिल्टर उस तस्वीर को बदले बिना उसे पूरे इंटरफेस के पर्यावरण का एक स्वाभाविक हिस्सा बना देता है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। हाँ, और इससे पूरा ऐप अवचेतन स्तर पर बहुत ही प्रीमियम, सुसंगत और पेशेवर लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त नियम का पालन करना होता है। वो सख्त नियम क्या है? ये 2% वाला नियम केवल और केवल उन तस्वीरों पर लागू होता है जो डिजाइनर या ब्रांड खुद प्रोडक्ट के लेआउट में डाल रहा है। यूजर द्वारा अपलोड की गई किसी भी तस्वीर में कभी कोई भी बदलाव या फिल्टर नहीं लगाना चाहिए। जैसे किसी की प्रोफाइल फोटो में। हाँ। यूजर का व्यक्तिगत डेटा या कंटेंट हमेशा उसका अपना, मूल और अछूता रहना चाहिए। उसे ब्रांड के रंगों में रंगने की कोशिश करना एक बहुत ही बुरा डिजाइन अभ्यास माना जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि ये अवचेतन मन को प्रभावित करने वाली छोटी छोटी तकनीकी बारीकियां ही एक औसत डिजाइन को एक विश्व स्तरीय डिजाइन से अलग करती हैं। बिल्कुल सही निष्कर्ष है। अब जब हमने रंग सेट कर लिए हैं, टेक्स्ट को पढ़ने योग्य बना दिया है
और मास्किंग के जरिए तस्वीरों को सही आकार भी दे दिया है, तो चर्चा को इस किताब के सबसे गहरे हिस्से की ओर ले चलते हैं, मनोविज्ञान की तरफ। हाँ, डिजाइन सिर्फ दिखता नहीं है, वो व्यवहार को निर्देशित करता है। ये तस्वीरें असल में यूजर के दिमाग को और उनके माउस के क्लिक को कैसे नियंत्रित करती हैं। यहीं पर मनोविज्ञान का वो सबसे शक्तिशाली पहलू सामने आता है जिसका इस्तेमाल हर बड़ी कंपनी करती है। आई ट्रैकिंग अध्ययनों ने यह साबित कर दिया है कि स्क्रीन पर इंसान की आंखें किस तरह बर्ताव करती हैं। तो आंखें क्या करती हैं? जब स्क्रीन पर कोई तस्वीर होती है तो इंसान का दिमाग सबसे पहले तस्वीर में मौजूद व्यक्ति के चेहरे को ढूंढता है। अगर तस्वीर में मौजूद व्यक्ति सीधे कैमरे की ओर देख रहा है, यानी वो सीधे देखने वाले की आंखों में देख रहा है, तो यूजर का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस चेहरे पर ही अटक कर रह जाएगा। मतलब वो बस उसी को देखता रहेगा। हाँ, वो उस चेहरे से संपर्क तोड़ने में असहज महसूस करेगा और स्क्रीन पर मौजूद अन्य महत्वपूर्ण चीजों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देगा। इसका अर्थ तो ये हुआ कि अगर कोई मार्केटिंग पेज या लैंडिंग पेज है जहां ये लक्ष्य है कि यूजर साइन अप या खरीदे का बटन दबाए, वहां सीधे कैमरे में देखने वाली तस्वीर लगाना एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि यूजर तो सिर्फ मॉडल को देखता रह जाएगा, बटन तो उसे दिखेगा ही नहीं। ये बिल्कुल सही विश्लेषण है। इसीलिए मार्केटिंग मटेरियल्स, लैंडिंग पेज या किसी भी ऐप के ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में हमेशा ऐसी तस्वीरें इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है जहां व्यक्ति कैमरे में न देखकर स्क्रीन के किनारे की तरफ या किसी खास दिशा में देख रहा हो। अच्छा, ताकि हम भी वहीं देखें जहां वो देख रहा है। एकदम सही। इंसान का दिमाग ऐसा बना है कि वो प्राकृतिक रूप से दूसरों की नजरों का पीछा करता है। वो ये जानना चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति आखिर क्या देख रहा है। तो इसका डिजाइन में कैसे इस्तेमाल होता है? एक चतुर डिजाइनर हमेशा अपना कॉल टू एक्शन बटन, कोई महत्वपूर्ण टेक्स्ट या फॉर्म ठीक उसी जगह रखता है जिस दिशा में तस्वीर का मॉडल देख रहा होता है। यूजर की आंखें मॉडल के चेहरे पर जाती हैं और मॉडल की नजरें यूजर की आंखों को सीधे उस बटन तक पहुंचा देती हैं। अरे वाह, ये तो वास्तविक जीवन के मनोविज्ञान से बिल्कुल मेल खाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जब किसी भीड़भाड़ वाली सड़क पर चलते हुए कोई एक व्यक्ति अचानक रुककर आसमान की तरफ घूरने लगे। हाँ, और फिर क्या होता है? जो भी वहां से गुजरेगा वो भी बिना सोचे समझे अपना सिर ऊपर उठाकर देखने लगेगा कि आखिर वहां क्या है। हमारा दिमाग दूसरों की नजरों का पीछा करने के लिए प्रोग्राम किया गया है और डिजाइनर स्क्रीन पर इसी इंसानी फितरत का पूरा फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष यही है कि तस्वीरें किसी भी डिजिटल डिजाइन की महज सजावट नहीं है, वे उस प्रोडक्ट की आत्मा हैं। वे डिजाइन में बहुत ही गहरी भावनात्मक वैल्यू जोड़ती हैं। सही बात है। लेकिन जैसा कि आज की चर्चा में स्पष्ट हुआ, अगर उन्हें गलत तरीके से चुना जाए, उन पर टेक्स्ट गलत तरीके से रखा जाए या उनके मनोविज्ञान को ना समझा जाए, तो वे यूजर का ध्यान भटका भी सकती हैं। एक उत्कृष्ट डिजाइन वह है जो इन सभी तत्वों को एक साथ पिरोकर यूजर को बिना किसी रुकावट के उसके लक्ष्य तक पहुंचा दे। के पीछे विज्ञान, मनोविज्ञान और बहुत सारी तकनीकी सोच छुपी होती है। बिल्कुल। जाने से पहले सुनने वालों के लिए सोचने और विचार करने के लिए एक बात छोड़ी जा रही है। जरा इस बात पे गौर किया जाए। अगर एक साधारण सी तस्वीर महज अपने मॉडल की आंखों की दिशा बदलकर ये पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती है कि कोई भी यूजर स्क्रीन पर कहां देखेगा और कहां क्लिक करेगा, तो क्या इस विशाल डिजिटल दुनिया में हमारी कोई भी पसंद सच में हमारी अपनी होती है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, या फिर हम सभी केवल डिजाइनर्स द्वारा रची गई एक खामोश कठपुतली की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जो अनजाने में वही कर रहे हैं जो वो डिजाइनर हमसे करवाना चाहता है। इस विचार पर जरूर सोचिएगा। सच में ये सोचने वाली बात है। तो शो को समाप्त करते हुए एक बार फिर ये याद दिलाया जा रहा है कि जो भी इन डिजाइन कॉन्सेप्ट्स को और अधिक गहराई से समझना चाहते हैं, वे डिस्क्रिप्शन में दिए गए QR कोड और लिंक से डिजाइन यूजर इंटरफेस किताब जरूर खरीदें। किताब का लिंक है https:/hype4academy.com/UI और भविष्य में इसी तरह के टेक्निकल ब्रेकडाउन्स और करियर ग्रोथ कंटेंट के लिए इस शो को जरूर फॉलो करें। आज की इस गहरी और तकनीकी चर्चा में बस इतना ही। सुनते रहिए और डिजाइन की दुनिया के पीछे छिपे विज्ञान को समझते रहिए।